we'll be discussing what? Simply a question today. It says that a body placed on the rough inclined plane just begins to slide. There is an object which is placed on the rough inclined plane. So this is a rough inclined plane. और इस प्लेन के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है like this way. It's a plane and there is an object like this. ठीक है. अब ये कह रहा था ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगिनस टू स्लाइड, इट्स अबाउट टू स्लाइड. ओके, सो ये जो एंगल यहाँ पे रहेगा ना, इस एंगल का क्या नाम रहेगा फिर? थीटा, एंड इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज. ओके, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड. ओके, इट्स एंगल ऑफ रिपोज. ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इसके बाद कह रहा है कि स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/4. स्लोप ऑफ प्लेन इज 1/4. ओके, आई विल एक्सप्लेन. 1/4 का मतलब होता है दिस साइड इज 1 and this one is 4. okay, 1/4. कभी इस तरह से क्वेश्चन लिखता है 1/4. it means that perpendicular is 1 and hypotenuse is 4. is that clear? ठीक है. उसके बाद आपको क्या निकालना है? find the coefficient of friction. you need to find the coefficient of friction. you know that there is a relationship between angle of repose and the coefficient of friction. we know, आपको ये पता है कि angle of repose अगर हम देखेंगे थीटा और coefficient of friction के बीच में क्या रिलेशन होता है? थीटा इज tan इनवर्स म्यू. ठीक है कि नहीं? इनफैक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है थीटा, वो भी होता है tan इनवर्स म्यू. एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो भी होता है tan इनवर्स म्यू. ठीक है कि नहीं? है ना? तो जरा मुझे बताइए, आपको थीटा नहीं दिया गया है. ठीक है, थीटा यहाँ पे नहीं दिया गया. ओके, तो यू कैन राइट इट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे ले जाए तो इट विल बी tan थीटा, राइट? लेकिन tan थीटा किसके बराबर आएगा? इट विल बी दिस साइड. अगर मैं इसको A, B और C मान लूँ तो इट विल बी BC परपेंडिकुलर. ओके, डिवाइडेड बाय BS मीनस AC. इज दैट क्लियर? तो म्यू कैन बी रिटन एज, व्हाट इज BC? इट इज गिवन टू बी 1. एंड व्हाट इज बेस AC? ओके, इट कैन बी रिटन एज, we can write it like this way. If we apply the Pythagoras theorem, we can write 4 square is equal to 1 square plus AC square. Okay, we can write it like to be 16 minus 1, that is AC square. ठीक है, तो AC can be written as root of 15 by applying the Pythagoras theorem. So you can say it is root of 15. Okay, right? तो जब आप इसको करोगे calculate, you will get it is 0.258. Okay, this one was a very simple question, right? आपको क्या कहा गया था? एक बॉडी जो है इट इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, सो यू नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. हाउ टू डू इट? यू कैन जस्ट यूज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. चलिए ठीक है, देखिए देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस वे एंड इट सेज दैट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस. अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है एंड इट इज इन द रेस्ट. राइट नाउ इट इज इन द रेस्ट एंड दिस इज ए फ्लोर और सम सरफेस जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, राइट? अब ये क्वेश्चन वाला कहता है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दैट इज म्यू. ओके, म्यू एस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज म्यू. ओके, व्हाट यू नीड? यू नीड टू फाइंड द मिनिमम अप्लाइड फोर्स. आप कितना कम से कम कितना फोर्स आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है कि नहीं? सो दैट इट विल मूव. ठीक है, सो दैट इट विल मूव, इट विल ओवरकम द फ्रिक्शन. कितना फोर्स आप अप्लाई करोगे और किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे सो दैट द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव. ओके, जस्ट देखिए, अगर हमारे पास ये इस तरह से है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे. वी नीड टू फाइंड द मिनिमम फोर्स. ओके, हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे इस पे फोर्स F. ओके, यहाँ पे हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? थीटा. ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ से कौन सा कंपोनेंट निकलेगा फोर्स का? इट कैन बी F cos थीटा. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से कौन सा कंपोनेंट निकलेगा? शाबाश, F sin थीटा. ओके, ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तो इस वाली डायरेक्शन में होगी ना. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन R. वेट तो डाउनवर्ड है mg और नॉर्मल रिएक्शन R जो है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, राइट? वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. अब मुझे बताइए R और F sin थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, तो यू मे राइट दैट R प्लस F sin थीटा इज सिंपली इक्वल टू mg. ओके, तो आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं. इट इज mg माइनस F sin थीटा. ओके, वी विल रिमेंबर दिस. R का वैल्यू हम बाद में यूज करेंगे. ठीक है. ऑल्सो एक और चीज यहाँ से निकल सकती है. व्हाट इज दैट? अगर F cos थीटा देखा जाए तो F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू R, है ना? तो आप कह सकते हो कि F cos थीटा इज सिंपली इक्वल टू म्यू टाइम्स R. Okay, we will keep it as equation second, right? तो चलिए, what you will do,
you will just divide these two equations, or you may say from equation 1 and 2. From equation 1 and 2. Okay, what you are going to get? You are going to get f cos theta is equivalent to mu. अपनी जगह पे f cos theta is equal to mu, और r के बदले आप equation 1 यूज करेंगे, ठीक है. It will be mg minus f sin theta. Is that clear? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f cos theta is equal to mu times mg minus mu times f और sin theta. ठीक है, तो आप इस यहाँ पे ले जाइए इसको. It will be f cos theta plus mu f sin theta, है ना, is equal to mu times mg. ठीक है कि नहीं, है ना. तो आप f को कॉमन ले सकते हो. It will be cos theta plus mu sin theta equivalent to mu times mg. तो फोर्स यहाँ पे f किसके बराबर निकलेगा? It will be mu mg by cos theta plus mu sin थीटा. ओके, दिस इज द फोर्स यू नीड टू अप्लाई. ये वो फोर्स है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट मूव कर सके. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये नहीं पूछा है कि आप फोर्स निकालो. इसने पूछा है फाइंड द मिनिमम फोर्स. कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे कम, सो दैट द ऑब्जेक्ट विल बिगिंस टू मूव. ओके, तो अब आप इस चीज को कैसे जो है ना वो थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो. जरा मुझे बताओ, ये फोर्स कब मिनिमम होगा? ये फोर्स तब मिनिमम होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, क्योंकि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एफ टू बी मैक्सिमम. अगर एफ को मैक्सिमम होना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा, वो क्या हो जाना चाहिए? वो मिनिमम हो जाना चाहिए. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, और मिनिमम कैसे निकालते हैं? किसी भी फंक्शन का मिनिमम कैसे निकालते हैं? इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका पहला जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. ठीक, तो यू कैन राइट इट डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, क्योंकि पहला डेरिवेटिव अगर 0 होगा ना, ठीक है, तभी जाकर उस फंक्शन का क्या आएगा? मिनिमा आ सकता है. ठीक है कि नहीं, या मैक्सिमा आ सकता है. पहले हम मिनिमा की बात कर लेते हैं. चलिए बताइए, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा? दैट विल बी कॉस थीटा. दैट इज इक्वल टू 0. ओके, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस थीटा. तो कॉस थीटा को डिवाइड कर लीजिए तो यू मे गेट टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू. लेकिन आपको पता है ना टेन किसके बराबर होता है असल में? परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो इट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो आप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक ट्रायंगल जिसमें क्या होगा? जिसमें इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होगा म्यू, ठीक है, और बेस तो यहाँ पे है नहीं तो बेस हम यहाँ रख लेते हैं 1. तो हाइपोटेन्यूज इस हिसाब से क्या होगा? इट विल बी म्यू स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, और ये होगा थीटा. राइट, अगर आप इस ट्रायंगल से थीटा निकालोगे ना, tan थीटा, तो इट विल अगेन म्यू बाय 1. है कि नहीं? इट विल बी सेम. राइट, ठीक है. अभी आप पूछोगे सर ये आपने क्यों किया? देखो, हमने जो फोर्स की एक्सप्रेशन निकाली ना, फोर्स की एक्सप्रेशन, उसमें हमें कॉस थीटा है और साइन थीटा है. हम इसी ट्रायंगल का यूज करके कॉस थीटा भी निकालेंगे, साइन थीटा भी निकालेंगे. ठीक है. ओके, टेल मी व्हाट इज साइन थीटा. शाबाश, बताइए बेटा. साइन थीटा किसके बराबर आएगा? म्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, म्यू स्क्वायर प्लस 1. है कि नहीं? कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? ओके, इट विल बी 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. सो अब आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे. एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय, it will be okay, it will be here cos theta plus mu sin theta. cos theta के बदले आप लिखिएगा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ mu square plus 1 plus mu times sin theta. sin theta will be mu into mu, that's mu square divided by root of mu square plus 1. Okay, right, so you just simplify all these things. What you will get at last? You will get mu times mg divided by root of 1 plus mu square. Okay, ठीक है. This is the force you are going to get. राइट, सो इसमें क्या है? आप देखो यहाँ पे कोई खास क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है, बस यू नीड टू नो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का मास आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इन दोनों चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाना है, सो दैट द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव. ये ऑब्जेक्ट जो है फिर मूव करेगा. ओके, इज दैट क्लियर? राइट, चलिए ठीक है. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो ठीक है, देखो आपके पास इस तरह से है एक ब्लॉक.
और इस तरह से यहाँ पे है एक और ब्लॉक लाइक दिस, और यहाँ पर लगाया गया है एक पुली, और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिंग लगाई गई है, एंड देन देयर इज अ स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग लगाया गया है और इसके साथ यहाँ पे रखा गया है एक और मास अटैच्ड, राइट। इस तरह से सिस्टम है। ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट मी कॉल इट एज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे इस ब्लॉक का मास दिया गया है, इट इज सेड टू बी m1, द मास ऑफ ब्लॉक बी इज m1 एंड इसका मास जो है इट इज m2। ओके, क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है m1 और m2 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, देयर इज सम अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन, दैट इज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है 0.2। ओके, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 0.2। ओके, देन देयर इज अ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट भी यहाँ पे दिया गया है। फोर्स कांस्टेंट कहें या इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहें, बात एक ही है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट के वो दिया गया है 1960 न्यूटन पर मीटर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब ब्लॉक ए का मास दिया गया है 2 kg और ब्लॉक बी का जो मास है that has been given. Okay, you have to calculate the mass of block B. Okay, this is the question. You need to calculate the mass of block B. Okay, then what you need to find? You need to find the extension in spring. ये spring कितना लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है कि नहीं, है। देखो हमें वहीं से क्या रहा क्वेश्चन वाला, this object is trying to move downward direction. It's moving in downward direction. Okay, if it is moving in downward direction, so we'll write it as. चलिए, we are going to solve it. सो हाउ टू डू दिस, इट्स सिंपल। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, इसका बी है, यहाँ पे स्प्रिंग है एंड दिस इज ब्लॉक ए। ओके, सो अब बताइए मुझे व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस विच आर इन्वॉल्वड। यहाँ पे है m1g, है ना, ठीक, और देयर इज सम टेंशन T, है कि नहीं, है ना। एंड दिस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक यहाँ से जा रहा है, यहाँ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से होगा mu times normal reaction R and here it will be tension T. डाउनवर्ड फोर्स होगा इस पे m2g और उसी के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन रहेगा R, ठीक है। तो ओके, राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिखिए, T इज इक्वल टू m1g, है कि नहीं, है ना, ठीक है। T और m1g बराबर होंगे ना, T इज इक्वल टू, ओके, टेल मी व्हाट इज, बट द कंडीशन इज देयर। ओके ओके, रिमेंबर, आप कहेंगे कि सर द ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट शुड हैव सम फोर्स m1a हियर, है ना, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट बिकॉज आई एम सेइंग द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, सो हमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वगैरह है उसके बारे में केयर नहीं करना है बिकॉज इट इज जीरो इन फैक्ट। ओके, सो अगर ये कहता कि नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सेलरेशंस। ओके, सिंस इट इज सेइंग दैट इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, सो ओके, इट सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम, राइट। चलिए ठीक है, तो T1 m1 यहाँ पे दिया गया आपको 2 और ये 10 है 9.8, तो T इज इक्वल टू यू विल से 19.6 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज 19.6 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बताइए मुझे, T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R, T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R के बदले क्या देंगे आप, m2g, तो m2 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इट विल बी T टाइम्स म्यू जी, है कि नहीं, T बाई म्यू जी। T इज 19.6 डिवाइड बाई म्यू इज 0.2 एंड G इज 9.8। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट 10 kg। ओके, what next? You need to find the extension in the string, this spring. Okay, see if this is a spring, if this is a spring, अगर ये spring है तो ये spring में मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, कुछ है, तो उस वजह से ये spring जो है लंबा हो रहा है, it is increasing its length, say for example x, है ना, ठीक है। तो what you will say that कि यहाँ पे जो x elongate हुआ string में, ठीक है, यहाँ पे एलोंगेशन हुई स्ट्रिंग में x, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा और वो इस स्प्रिंग को वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाएगा। तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कितना इसमें एक्सटेंशन आया है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू K टाइम्स x, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक्सटेंशन किस वजह से आ रहा है, m1g की वजह से, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, या m1g आप कहेंगे इक्वल टू T है, टेंशन के बराबर, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि टेंशन की वजह से स्ट्रिंग आ रहा है या m1g की वजह से स्ट्रिंग आ रहा है, बात एक ही है, ठीक है, बिकॉज टेंशन एंड m1g आर
equal, right? So what you will write, you can write it like this way कि tension T is equivalent to K times X. जैसे आपने लिखा force is equal to K times X. Somebody may write M1G is equal to K times X. No problem. ठीक है, तो you can say X is equal to T by K. T is 19.6 and K is given, it is 19.60. तो you can say it is 10 raised power minus 2 meter. Is that clear? ठीक है कि नहीं? अगर आप टेंशन की जगह M1G यूज करोगे तो टेंशन एंड M1G are equal, you are going to get again the same result. Okay? Okay, moving to the next question. It says that कि आपके पास एक you have a floor like this way, okay? And इस फ्लोर की खासियत क्या है कि यहाँ पे दो रखी गई हैं ladders like this way. Okay? There are two ladders which are placed opposite to each other like this. इस तरह से इनको रखा गया है. This is ladder number 1, this is ladder number 2. Okay? और यहाँ पे सामने, इनके सामने बिल्कुल यहाँ पे एक मास अटैच किया गया है. इस ऑब्जेक्ट का मास है m. ओके, ये जो एंगल यहाँ पे इट इज थीटा एंड दिस एंगल जो यहाँ पे इट इज अगेन थीटा. तो दिस इज a एंड दिस इज b. ओके, लेट मी राइट इट ओ. द लेंथ ऑफ ईच लैडर इज l. The length of each ladder is L. Okay, what you need to find? You need to find the direction and magnitude of friction. ठीक है, on A और B. A या B पर जो भी friction है, आपको उस friction को क्या करना है? You need to calculate that friction. Okay? ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व. अभी दो का केस नहीं लेंगे, एक ही का केस लेंगे. We'll solve simply एक ही लैडर को सॉल्व करेंगे तो पता ही है, दूसरी तो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगी. ओके, टेल मी. यहाँ पे आपको पता है दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस एंगल इज थीटा. ओके, तो सेंट्रल पॉइंट पर फोर्स होगा दैट इज वेट ऑफ द लैडर mg. ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट लंबा होता है ना, लॉन्ग लेंथ होती है उसकी, तो हमेशा हम मानते हैं सेंटर पॉइंट पर वेट है. ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करती है एट द सेंटर पॉइंट. ओके, विल बी डीलिंग विद दिस. इट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास. ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. चलो बताओ मुझे, यहाँ पर भी एक वेट है. जरा बताओ क्या, यहाँ पर वेट था ना m, लेकिन ये मास जो था ना m, ये इस रॉड पर, इस पे भी वेट क्रिएट कर रहा था, इस वाले पे भी वेट क्रिएट कर रहा था. तो ये कितना वेट यहाँ पे रहेगा? फिर यहाँ पे रहेगा सर, आप कहेंगे mg डिवाइडेड बाई 2. ओके, बिकॉज ये वेट जो है ना अटैच है दो लैडर्स के साथ, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली सिंगल लैडर, सो इट विल बी mg ओवर 2. ओके, राइट. अच्छा, देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन r हियर, r1 हियर. ओके, ठीक, एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में ऐसा ही. ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? दिस लैडर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस लैडर. ओके, ये लैडर जो है इस पे प्रेस डाल रही है, फोर्स डाल रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा r2. ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो लेट मी से वी विल राइट दिस पॉइंट एज n. ओके, तो अगर ये लैडर जो है ना इट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो बस वी नीड टू कैलकुलेट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है कि नहीं, है ना? चलिए बताइए मुझे, आपने पढ़ा है ये इस चीज के बारे में कि सम ऑफ द ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0. ठीक है, फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0. ओके, बताइए व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? What are the horizontal forces? You can say R2 in this direction and friction in this direction. You can say sir R2 is equal to F. Is that clear? ठीक है, similarly sum of the vertical forces should be 0. Okay, what are the vertical forces? You can say sir vertical forces are here, here it is R1. Okay, ठीक है, हाँ, and downward direction में क्या है? Here it is mg, capital mg, and there is some other force in downward direction mg over 2. Okay, upward forces और downward forces को हम बैलेंस कर रहे हैं, right? So these are the two conditions. Okay, now एक और चीज है जो मैंने कल कहा था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में. ठीक है, व्हाट एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? ओके, विल से अबाउट ओ, पॉइंट ओ के आसपास में हम क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स निकालेंगे. जरा मुझे बताओ कौन कौन सा फोर्स है पॉइंट ओ पर? सबसे पहले कौन सा फोर्स है? R2 भी है, R1 भी है. ठीक है, चलिए R1 बताइए मुझे. R1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ. R1 से कितना पॉइंट ओ दूर है? AN. ठीक है, फिर प्लस. ओके, बताइए अब mg/2 के बारे में. mg/2 कितना दूर है ये पॉइंट ओ से? यू कैन राइट इट ओ, है कि नहीं? ओ फ्रॉम ओ. हाँ, राइट. देन बताइए माइनस mg. ठीक है, देन mg एंड ये कितना दूर है? a के यहाँ पे कहेंगे q. ओके, इट इज a q.
ऑब्वियसली असल में ये क्यू ए आएगा, है कि नहीं, है ना, ठीक, इक्वल टू 0। वाई देखो, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो ना इस पॉइंट से, क्यू टाइम्स ए, देखो ये जो ओ है ना, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आएंगे पॉजिटिव होंगे, और इस वाली डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आएंगी नेगेटिव आएंगे। तो पॉइंट क्यू और ए, क्यू से ए तक आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट, समझ आ रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है। मुझे बताइए R1 तो अपनी जगह पे आपने रखा, ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी दी AN। ओके, AN कितना है यहाँ पे, A से लेके N तक। ओके, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस थीटा, सो वी विल गेट, अगर इसकी लेंथ L है यहाँ पे तो वी आर गोइंग टू गेट इट L cos थीटा। ओके, क्योंकि ये बेस है ना, ठीक है, बेस हमेशा लिखते हैं हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस, ठीक, प्लस ओके दिस इज mg/2 एंड ओ टू ओ प्राइम तो वो तो जीरो ही है, वो तो पता ही है, ठीक है, माइनस mg एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट QA। व्हाट इज QA? QA जो है ना, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है इस वाले ट्रायंगल में, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है L/2, यहां से यहां तक, है ना, ठीक, इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो आप इसको, इस वाले छोटे ट्रायंगल से, ठीक है, तो इट विल बी L/2 cos of theta, that is 0. Is that clear? ठीक है, तो you may just put the equations forward. At last what you are going to get, you will be getting R1 L then cos theta, second term will vanish, minus mg then L/2 then cos theta. Okay, so what are the various things now? I think एक और फोर्स भी होगा यहाँ पे जो हम मेंशन करना भूल गए। व्हाट इज दैट फोर्स? ओके, इज देयर सम अदर फोर्स विच इज, ओके, फ्रिक्शन इज देयर। हमने मोमेंट्स में फ्रिक्शन को नहीं लिया था, है ना, वी नीड टू टेक द मोमेंट्स, फ्रिक्शन है, ठीक है, चलिए फ्रिक्शन को भी ले लेते हैं, माइनस, यू मे से इट इज लाइक दिस वे, एफ इज फ्रिक्शन एंड यहाँ से यहाँ तक इट इज अगेन L sin थीटा। ओके, तो इट विल बी 0। ओके, सॉरी वी आर not mentioning it, it will be 0, तो minus FL sin theta which is 0। ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, F निकालेंगे अलग से, ठीक है, what you are going to get, you are going to get F sin theta equivalent to R1 cos theta minus mg/2 and cos theta। ओके, this will be the result, ठीक है, क्योंकि L सब में है तो L will cancel out as a common factor। okay, so yeah, right, now what you need to calculate, you need to calculate the coefficient of you need to calculate the friction। okay, friction आप कैसे निकालेंगे? देखिए, friction के लिए आपने निकाला है, friction is nothing but it is R2। फिलहाल आपको निकला है यहाँ पे F sin थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन का वैल्यू, लेट मी राइट इट एज इक्वेशन नंबर A। आप इस इक्वेशन A का वैल्यू उठाकर वापस रख सकते हैं किस में, R1 में, ठीक है, R1 के बदले आप दे सकते हो ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक, इस वाली इक्वेशन में। चलिए ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज इट, व्हाट विल गेट F sin थीटा इक्वलेंट टू, इट इज, ओके, व्हाट इज R1, mg प्लस mg/2, यहाँ पे R1 के बदले लिखेंगे mg प्लस mg/2, है ना, तो इट विल बी mg प्लस mg/2, ठीक है, एंड देन बाहर है cos थीटा माइनस mg/2 ओवर cos थीटा, राइट। ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट F sin थीटा इज इक्वल टू what will be the common here, okay, mg will be common, then cos theta will also be common, take all of the factors which are common, you will get m/2 g cos theta। okay, then F is equivalent to m plus m over 2 g, this cos theta over sin theta, that will be cot theta, right, so this is the force।